तो हम लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स और ख़ास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से वाले टाइप के बारे में बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई सवाल आता है तो जवाब आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स के पास होता है, लेकिन 80% स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते उसको, है नहीं, क्योंकि पीछे आदत नहीं है। वो BA BSc तक सिर हिलाने की आदत रही है। पता नहीं अगर मैंने बोल दिया और गलत हुआ, पता नहीं सर क्या कहेंगे, पता नहीं बराबर वाला क्या सोचेगा, जबकि ना सर कुछ कह रहे हैं ना बराबर वाला कुछ सोचेगा। आप खुद अपने बारे में बुरा सोच रहे हो, तो इसमें क्या कर सकता है कोई? ठीक है नहीं, राइट। तो हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले कौन सा वाला टॉपिक था? इससे पहले नोज थी, ठीक है नहीं। अभी हम लोग जो हैं वो फेरिंग्स पर आ गए। फेरिंग्स के बारे में हम लोग जो हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके थे काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। आपका जो है वो ये फेरिंग्स क्या काम करता है? तो ये तो एक मस्कुलर ट्यूब है नहीं। अब आपको एक सवाल ये आ सकता है फॉर एग्जांपल कि फेरिंग्स जो है वो कौन सा ट्यूब है? फाइब्रस, बोनी, मस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर, ठीक है नहीं। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। लेकिन अब जब आप सारी लाइनें एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी तो हम इन सारी चीज़ों पे अंदाज़ा लगा पाएंगे, है नहीं। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि 48 से 72 घंटे का समय आपको चाहिए होगा, ठीक, ओके। कहाँ से कहाँ जा रहा है? बैक ऑफ योर नोज डाउन इनटू योर नेक, ठीक है नहीं। नेक के पीछे वाले हिस्से में आपके जो है वो ये चल रहा है। उसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। जितना कलर्ड हिस्सा है ये आपका जो है वो सब ये फेरिंग्स का हिस्सा है, ठीक है, राइट। लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है वो 2 और नामों से पुकारा जा रहा है। कौन कौन सा? ग्लॉटिस एंड वॉइस बॉक्स, 2 नाम से, ठीक है। ये ग्लॉटिस है जिसके ऊपर वो फ्लैप लगा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। खर 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 खर, खाने के टाइम जो ढक जाता है, राइट। सांस लेने के टाइम खुल जाता है तो वो इसको ढक लेता है, फिर ऐसे करके बंद हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। वेरी गुड, दैट्स इट, है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार चाहिए, ओके। तो इसका काम क्या है? ये आपके गले में यहाँ पर मौजूद है। वॉइस बॉक्स है नहीं, आवाज़ आप इससे पैदा कर रहे हैं। इसी के नीचे जो है वो आपका फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ठीक है, राइट। तो बहुत सिंपल सा है, राइट। ये आपका लैरिंग्स वाला हिस्सा यहाँ कहीं आपका रहता है। ये वॉइस बॉक्स आपका पूरा है नहीं, गले का सामने का हिस्सा, राइट, जो थोड़ा सा उभरा सा रहता है। आप बात करो अगर तो आप देखो ज़रा पूरे गले में आपको कहाँ कहाँ वाइब्रेशन फील होता है। बोलो, कुछ भी बोलो और हाथ लगा करके चेक करो। कुछ भी बोलो, कुछ भी बात करो, अपने से बात करो, थोड़ी ज़ोर से बात करो, थोड़ा ध्यान लगाओ कि गले के किस हिस्से पे। दूसरा हाथ रखो, दूसरे एक तो यहाँ रख लो वॉइस बॉक्स पे, एक तो वॉइस बॉक्स पे रख लो और एक दूसरी जगह टहलाते रहो। थोड़ी थोड़ी देर बोलते रहो, कुछ गाना गाते रहो, कुछ मंत्र पढ़ते रहो, कुछ आयतें पढ़ते रहो कुरान की कुछ, और देखो कहाँ पे आपको जो है वो आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक पर्टिकुलर आपका एरिया होगा जहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा होगा।
उसके अलावा कहीं और वाइब्रेशन आपको जो है वो फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, राइट। जहाँ तक आपको ये वाइब्रेशन फील हो रहा है, ये वॉइस बॉक्स आपका है जो आपको वाइब्रेट कर रहा है, या वाइब्रेशन की फीलिंग आपको दे रहा है, या आपके ऑर्गन्स को वाइब्रेट कर रहा है। जैसे गिटार का तार ऐसे टर करके आप छोड़ दो तो हिलता रहता है वो, इसी तरीके से ये हिल रहा है, राइट। आपकी जितनी भी तरीके की आवाज़ें हैं, जितने भी स्वर हैं, जितनी भी मात्राएं हैं, राइट, ये सारी आपकी जो है वो यहाँ से पैदा हो रही हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, चारों तरफ से कार्टिलेज से लगा हुआ है। कार्टिलेज कहते हैं चबनी हड्डी, मुलायम हड्डी। एक तो थी बहुत हार्ड हड्डी जिसके ऊपर से रेल भी उतार दो तो नहीं टूटती, जैसे थाई बोन बहुत स्ट्रांग होती है, रेल भी उतर जाए तब भी नहीं होगी। और वैसे हो सकता है आपका छोटा भाई भी पैर रख दे तो टूट जाए, डिपेंड करता है एंगल क्या है। अगर वो बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें बड़ी मजबूत होती हैं सर्टेन एंगल्स पे, है नहीं। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा अंडे का, है नहीं, इतनी फोर्स होती है उसको तोड़ने की, हाथी खड़ा कर दो फिजिक्स के लोग कहते हैं तो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वही 0.1 उसकी डिग्री थोड़ी सी भी चेंज हो गई तो आपकी उंगलियों से ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है नहीं, ओके फाइन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कार्टिलेज जो है वो हार्ड बोन नहीं होती। स्केलेटल सिस्टम में आएंगे तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मोटे तौर पे समझ लीजिए कि कार्टिलेज आपकी हार्ड हड्डी नहीं होती, जैसी हड्डी आपकी यहाँ पर है, बल्कि एक चबनी हड्डी होती है, बहुत मुलायम हड्डी होती है, लेकिन बिल्कुल लिजी सी भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही हो स्पंज की तरह, ऐसी भी नहीं होती। स्पंज से थोड़ी हार्ड और हार्ड बोन से थोड़ी मुलायम, उस तरीके की हड्डी होती है। वॉइस बॉक्स आपका उस तरीके का चारों तरफ से है। उसके बीच में कुछ मसल्सेस इस तरीके की हैं कि वो मसल्सेस के बीच में से आवाज़, उन मसल्सेस को आपने सीख लिया है अननोइंगली, बचपने से माँ के पेट से आपने इस्तेमाल करना सीख लिया है चीज़ों को। बाहर आकर के माँ के पेट से जब मैं बाहर आया तो फिर और समाज ने और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब मैं खड़ा होकर के आपसे और बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, आप मुझसे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो ये सारा वॉइस बॉक्स का मैनिपुलेशन है, उसका इस्तेमाल है, जिसको हम और आप जो है वो डिफरेंट अंदाज में करते हैं, राइट। तो इसमें जो है वो हम लोग डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। देन हमारे पास ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जो है वो आम भाषा में विंड पाइप कहलाता है। तो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे जो है वो ट्रैकिया है, ठीक है नहीं। ये ट्रैकिया जो है वो, उसमें ऐसे ऐसे कार्टिलेज होते हैं, ऐसा गोल गोल 15 से 20 कार्टिलेज होते हैं, फाइबर से पूरा जुड़ा हुआ होता है। आपको लाइव ट्रैकिया, जब हम लोग आगे क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको लाइव कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, मतलब ट्रैकिया निकाल के लाएंगे किसी का, जी निकाल लेंगे किसी का, क्या फ़र्क बनता है। इसका निकाल लें, इसका निकाल लेंगे, ज़्यादा बोलता है क्या ये, ज़्यादा बोलता है, अच्छा। और किसका निकाल लें आप बताओ, किसी का निकाल लेंगे, किसी का निकाल लेंगे ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया निकालेंगे, लंग्स निकालेंगे, हार्ट निकालेंगे, स्पाइन निकालेंगे, रिब्स निकाल लेंगे पूरी। बड़े बड़े बुरे बुरे मुंह बन रहे हैं यार, कैसे काम चलेगा, राइट। लाइव देखेंगे बिल्कुल, और बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे चल रहे हैं, थोड़ा और मजबूत हो जाएं। अभी तो मैं आपको सिर्फ आवाज़ से मार रहा हूँ, फिर मैं आपको ऑर्गन से मारूंगा, ठीक है नहीं, ओके फाइन। तो हमारे पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के 15-20 रिंग्स हैं, ट्रैकिया के 15-20 रिंग्स हैं, और वो 15-20 रिंग्स जो हैं वो उनके ऊपर एक पर्दा सा लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है, वो फाइबरस है, फाइबर का पर्दा लगा हुआ है, उनके ऊपर एक फाइबर चिपका हुआ है, फाइबर की शीट चिपकी हुई है,
और वो हमारा विंड पाइप है। सारी सांस जो हम लेते हैं, राइट, मुंह से लें तो, नाक से लें तो, वो जाता सारा ट्रैकिया में। पेट में भी जा सकता है, अगर वो आपका एपिग्लॉटिस काम सही से नहीं कर रहा है तो पेट में भी जा सकती है हवा। बहरहाल आप उसको डकार मार के निकाल दोगे बाहर, लेकिन पेट में जा सकती है, ठीक है। ट्रैकिया में खाना नहीं जाना चाहिए, ट्रैकिया में खाने का पार्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपका अन्न का आधा हिस्सा भी चला गया तो आपको फंदा लग जाएगा और आंखों में लाल लाल हो जाएगा, बबूले फूट जाएंगे, हो सकता है जान तक की नौबत आ जाए। ऐसे ही होता है, राइट। और अगर लंग्स में चला गया तो समझो खत्म, पानी आ जाता है लंग्स में, हाँ मतलब खत्म, ठीक है। नहीं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है वो। ट्रैकिया में खाना बिल्कुल नहीं, खाना पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर चला गया तो जान के लाले पड़ जाते हैं। हमको आपको अब तक एक्सपीरियंस कई बार हो चुका है फंदा लगने का। जी, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनके साथ लंग्स होते हैं तो पानी बढ़ जाता है। वो बीमारियां हैं, वो डिफरेंट अंदाज की बीमारियां, वो उसी वाली बीमारी नहीं है कि पानी आपका वहाँ जा रहा है, पानी जा ही नहीं सकता वहाँ तक। वो जैसे ही ट्रैकिया में पहुँचेगा वो वैसे ही आपको फंदा लग जाएगा, वो वैसे ही उलट देगा सारा, मतलब निकालेगा बाहर, किसी भी तरीके से निकाले, खांस के निकाले, छींक के निकाले, चीख के निकाले। नहीं निकलेगा इससे तो धक्का मुक्की से निकलेगा, पीछे से धम्मी धम बरसाए जाएंगे तब निकलेगा, लेकिन वो बाहर निकाल दिया। लंग्स में या किसी भी ऑर्गन में पानी आ जाता है तो वो आपकी मेडिकल कंडीशन है, दैट इज़ योर मेडिकल कंडीशन, है नी, एंड दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड विद सम अदर मेथड्स। उसमें धक्का मुक्की नहीं काम करती, उसमें फिर अलग तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो सही होंगी उसमें, राइट। ये हमारा वॉइस बॉक्स है पूरा, ठीक है नहीं। देन ये हमारा फाइब्रस वो कार्टिलेजेस हैं, ये कार्टिलेजेस के ऊपर भी और ये कार्टिलेज के अंदर भी, ये देखो ब्राउन ब्राउन येलो येलो दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर भी एक पाइप है, ऐसा मानो आप जैसे कपड़े का पाइप है, उसके ऊपर कार्टिलेज लगे हुए हैं, हार्ड बोन नहीं लगी हुई है, कार्टिलेज लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं उसकी वजह है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। और ये इस तरीके के 15 से 20 होंगे, ये आपका ट्रैकिया है। यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। हार्ड बोन क्यों नहीं है, कार्टिलेज क्यों है? वॉइस बॉक्स है इसलिए आप इधर उधर घूम जाए, वेरी गुड, है ना, ताकि इसका मूवमेंट जो है वो बहुत वो हो जाए। पता चला किसी ने घूंसा मारा और ये टूट गई हड्डी, अच्छा हड्डी टूट गई तो हवा ही जाना बंद हो गई ना। अभी कार्टिलेज मुलायम है, आपके घूंसे से क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो इधर उधर पिचक के हल्का सा ऐसे मुड़ेगा, फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। हाँ चोट लग जाएगी, उसमें कुछ हो जाएगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा उसका, लेकिन एक आध कार्टिलेज का होगा। डिफरेंट पार्ट्स में क्यों है, सिंगुलर क्यों नहीं है? सिंगुलर होगा तो एक ही बार में टूट जाएगा, ऊपर डैमेज होगा, नीचे तक का रिप्लेस किया जाएगा। जैसे ये फर्श आप देखो डिफरेंट पार्ट्स में बना हुआ है। पहले, अब से 25 साल पहले जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले जो है वो घर बनते थे, पूरा एक फर्श बनता था, सीमेंट का पूरा एक फर्श बनता था। आपके घरों में आज भी होंगे, कईयों के घरों में होंगे, पूरा एक फर्श। उसमें नुकसान क्या है, एक जगह से उधड़ा तो फिर वो गैस बनाता चलता है, वो कई पूरे वहाँ तक जाता है उधड़ता हुआ, वो लकीर पड़ती चली जाती है और टूटता चला जाता है, फिर आपको पूरा फर्श चेंज कराना होता है। अभी क्या होता है, ये जो पार्ट्स में है, एक ये पार्ट टूटा तो सिर्फ इतना सा उखाड़ के आपको इसी को रिप्लेस कर देना होता है। आपका पूरा ट्रैकिया डिफरेंट पार्ट्स में है, 15 से 20 कार्टिलेजेस हैं, वो रिंग्स। क्यों? एक रिंग अगर आपकी कोई नुकसान हो जाए तो सिर्फ उसी को रिप्लेस किया जा सके। पूरी बॉडी, ट्रैकिया की पूरी बॉडी, पूरी एनाटॉमी का नुकसान ना होने पाए, राइट। तो अंदर भी इसके ट्यूब है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग ट्यूब होगा, अभी नहीं है, ताकि आपको ये कार्टिलेजेस दिखाई जा सकें, इसलिए इसमें नहीं है, इसके ऊपर भी एक है, राइट।
इतने प्रोटेक्शन के साथ ऊपर वाले ने आपके इस ट्रैकिया को बनाया है। और इस ट्रैकिया कोई नहीं, दुनिया आपकी बॉडी की सारी चीज़ें अल्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ बनाई गई हैं, अल्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ बनाई गई हैं कि मिनिमम पॉसिबल नुकसान हो, मिनिमम पॉसिबल। उसके बावजूद हम अपनी हरकतों से या तो तेज़ गाड़ियाँ चला के या ब्लेड ऐसे मार के या ऐसे मार के हम अपनी बॉडी का नुकसान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जबकि गाड़ियाँ आपके आराम के लिए बनी है, रैश ड्राइविंग के लिए नहीं बनी। रैश ड्राइविंग करनी है तो कॉम्पिटिशन्स में जाओ, आम सड़कों पे मत चलाओ, आपको भी नुकसान नहीं होगा, दूसरे भी सेफ रहेंगे, ठीक है नहीं भाई, राइट। तो आपको जो है वो अल्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आपको ट्रैकिया यहाँ तक आया है। यहाँ तक कि कोई सवाल आप लोगों के जहन में देख लीजिए आराम से। बॉडी का वीक पार्ट है ना, यही होता है ना, ये बोलते जहाँ चोट लग जाए वही वीक है। बॉडी है नहीं, कान काट ले कोई तो मगर इससे मरेगा नहीं ना सर? इससे भी नहीं मरेगा यार, कौन कह रहा है मर जाओगे आप? सुना है आर पार हो जाती बुलेट्स तो नहीं मरता। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका ये ट्रैकिया फट गया होगा पूरा, फिर भी जिंदा होंगे? मुंह से तो सांस ले रहे हैं, कहीं तो जा रही है, थोड़ी बहुत तो एयर जा ही रही है। आप इस वक्त कितने लेवल की सांस ले रहे हो? आपको अराउंड 3.5 लीटर हवा चाहिए। इस वक्त आप में से कोई भी आधा किलो से ज़्यादा नहीं ले रहा होगा। 3.5 लीटर चाहिए है, आधा लीटर भी नहीं ले रहे होंगे इस वक्त हवा, लेकिन फिर भी हम जिंदा बैठे। एक पेशेंट के यहाँ पर नलकी लगी हुई देखी थी, जिसमें से हाँ, मतलब तरह तरह का है। ऐसा नहीं है कि इंसान को इतना आसान नहीं बनाया गया है कि वो ऐसे ही एवं ही मर जाए, जब तक कि वो खुद ना तय कर लेगी अब मैं मरूंगा। अगर आपको बीमारी भी इस तरीके की हो गई है और आप बीमारी से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं कि मुझे नहीं मरना है, तो बहुत कम चांस है कि आप फिर भी मर जाएं। आप मरेंगे तब जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए आपने बहुत सारी स्टोरीज़ भी पढ़ी होंगी। एक स्टोरी आपने एक वो पढ़ी होगी, एक बीमार हो गई थी बच्ची, और एक आर्टिस्ट जो था वो उसका दोस्त था, उम्र में बहुत बड़ा था, बस वो बच्ची उसको पसंद थी ऐसे ही। तो बच्ची के ये हो गया कि मतलब किसी भी तरीके से मेडिकली ट्रीटेड नहीं हो पा रही थी वो। तो उसके दोस्त आया, आर्टिस्ट जो था, उसने पूछा कि मतलब कहीं से तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो तुम मर क्यों नहीं रही हो? तो उसने एक बात बताई। उसने कहा कि एक खिड़की के बाहर मुझको एक ये प्लांट नज़र आता है, पत्तियां नज़र आती हैं, मेरे को ये है कि ये पत्तियां जब तक हरी रहेंगी जब तक मैं भी जिंदा रहूंगी। ओके फाइन, ठीक है, बात हो गई, दो दोस्तों के बीच में बात हो गई। एक दिन, बल्कि रात का समय था, आंधी तूफान धक्कड़ वो सब आ गया। अच्छा, उस दोस्त को एकदम से एक अंदाज़ा हुआ, उसने कहा कि वो उस धूल धक्कड़ में, आंधी में वो पेड़ उड़ जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा और सुबह को वो देखेगी कि पेड़ नहीं है, तो उसके जीने की वो आस वो ख़त्म हो जाएगी। उसने क्या किया कि फ़ौरन रात में गया उसी आंधी धक्कड़ में, उसने अपनी प्लास्टिक की उसने कुछ चीज़ें बनाई, उसी पौधे को, आर्टिस्ट तो था ही वो, उसने बनाया और उसने वो लगा दिया। तब तक गया था, तब तक वो प्लांट टूट चुका था। वो प्लांट उसके बाद से कभी टूटा ही नहीं। वो बच्ची धीरे धीरे उस प्लांट को देखते देखते बिल्कुल सही हो गई। फिर वो सही हो गई, फिर कमरे से बाहर निकली, तब उसे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि ये तो प्लास्टिक का है। तो इंसान जब तक ना चाहे, जब तक उसका मरना भी बड़ा मुश्किल है, तो इतना आसान है नहीं। हम लोग लाइफ के प्रति होपलेस जब हो जाते हैं, वो तो आप अभी भी सेहतमंद रहो और होपलेस हो जाओ, अभी देखो आज से मरना शुरू हो जाओगे, 2-4 दिन में मर ही जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, है ना? तो इंसान इतना आसान नहीं है मरना कि आप उसको कहीं भी ऐसे मार दोगे और वो ऐसे मर जाएगा। बहुत मजबूत है कोई भी इंसान, क्या मैं और क्या आप, क्या ये बच्चियाँ, या दुनिया का कोई भी इंसान, राइट। नाउ, क्या ये लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का आखिरी पार्ट है? अरे यार, यस सर, नो सर, हाँ आप बताओ।
विचार विमर्श कर लो आपस में। क्या चीज़? मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का लंग्स क्या आखिरी हिस्सा है? नहीं, अरे यार मैं तो गलत भी पढ़ाता हूँ, मेरे भरोसे मत बैठना भाई। आई एम वेरी सॉरी टू से। मैं एक बात बता दूँ आपको साफ साफ, मैं उस बाप की तरह हूँ जिसने अपने बच्चे से कहा चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ गया पेड़ पे। उसने कहा आ जा कूद जा, उसने अरे पिताजी मैं नहीं कूद पाऊँगा। उसने अरे मैं गोदी ले लूँगा तुझे। वो कूद गया, उनने कहा वो धड़ाम से गिरा, वो यहाँ वहाँ सब जगह चोट लगी, रोया। उसने कहा आपने तो कहा था। तो सीख ले बेटा, तेरा बाप भी तेरा साथ नहीं देगा। इस दुनिया में अगर जीना है और सक्सेसफुल होना है तो अपनी अकल इस्तेमाल कर। काहे को बाप के भरोसे? तो मेरे भरोसे मत बैठना भाई एनाटॉमी में, ठीक है ना? ओके फाइन। लंग्स हमारे एयर अंदर ले रहे हैं, सही सेंटेंस बोला मैंने? एयर अंदर ले रहे हैं या ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं? या ऑक्सीजन? अभी तक तो मैंने ऑक्सीजन ही सुना है, गलत सुना है? क्या चीज? बड़ी समझदार बच्ची है यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भरोसे मत रहना भाई। आप लोग अपनी नॉलेज आपके पास अच्छी है, सफिशिएंट है नहीं? बस हम लोग तो यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से 100 घंटे हम लोग टाइम पास करेंगे, उसमें देखते हैं कितनी चीज़ें हम लोग सीख जाते हैं एक दूसरे से, राइट? तो हम एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ले रहे हैं जिसमें 79% हमारी नाइट्रोजन है, 1% ईरान तुरान की बहुत सारी गैसेस हैं, और 21 के आसपास जो है वो हमारी जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है नहीं? तो हम वो पूरी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ले लेते हैं। फिर इंटरनल एनवायरनमेंट की, पैर के नीचे के हिस्से से लेकर के सिर के ऊपर तक के हिस्से का सारा एनवायरनमेंट की एयर जितनी भी है वो सब जो है वो लंग्स में वापस आ जाती है, और फिर हम एयर वापस छोड़ देते हैं। गलत सेंटेंस ये इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो प्योर ऑक्सीजन ले नहीं सकता। प्योर ऑक्सीजन, अगर आपको किसी को मारना हो, मैं हत्या का ऑर्डर वो नहीं कह रहा आपसे, लेकिन अगर किसी को मारना हो तो प्योर ऑक्सीजन उसे दे देना, वो ख़त्म हो जाएगा और आप पकड़े भी नहीं जाओगे। नेचुरल है, नेचुरल मर रहा ना वो ऑक्सीजन बाबा, उसमें नाइट्रोजन होती है 79%। ऑक्सीजन तो कहते हैं उसको कि ऑक्सीजन सिलेंडर, नहीं, वो एयर सिलेंडर ही होता है। वो ऑक्सीजन ले नहीं सकते आप। क्या चीज़? अब इंसानों की बात करे यार, तो कहाँ उसकी कोई बात नहीं, चलता है। ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इंसान जो है वो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन 79%, याद रखिएगा, 79% नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर से लेता है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट से एयर बाहर छोड़ता है तो उसमें भी 79% नाइट्रोजन ही होती है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है, नाइट्रोजन काम की है। क्या काम आई आपके? 79% चली गई, 79 ही बाहर आ गई। क्या काम किया है? किसको? प्रोडक्ट्स को फ्रेश रखती है। तो आप प्रोडक्ट एक हो नहीं, प्रोडक्ट तो हैं यार भाई, दो चीज़ों के मिलाप से एक प्रोडक्ट बना है। वो प्रोडक्ट मैं भी हूँ, आप लोग भी हो, सब लोग हो, है नहीं? ओके फाइन। नाइट्रोजन बड़े काम की। अभी तक, अब से 12-13 साल पहले तक समझा जाता था कि नाइट्रोजन शायद इंसानों के अंदर का काम की नहीं है, इसीलिए ऐसे आती है, ऐसे ही चली जाती है, बाहर एनवायरनमेंट में काम आती है। प्लांट्स को बहुत काम आती है, प्लांट्स को बहुत काम आती है। बगैर नाइट्रोजन के प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं बना सकते अपनी,
और जब वो एनर्जी नहीं बना सकते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकते और ऑक्सीजन छोड़ नहीं सकते, और जब वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी नहीं। वो एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस नाइट्रोजन की वजह से बना हुआ है। उस नाइट्रोजन के बैलेंस में जब खराबी आ जाती है तो ऊपर जो बिजली कड़कती है वो बहुत सारी नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में डाल देती है, बहुत सारी होती है, राइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन इंसानों के अंदर काम की है या नहीं, तो अब से 12-13 साल पहले तक ऐसे समझा जाता था, लेकिन नाइट्रोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन पार्ट में मिल नहीं पाएगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐसा करके दबा लेता है और उसको लेकर के ट्रैवल करता है पूरी जगह, राइट। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने मुंह में ऐसे दबा के मोती की तरह और लेके चलता बनता है। ऐसे खरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के पूरी बॉडी में लेके ट्रैवल करते रहते हैं। ये मुंह में पकड़ नहीं सकता जब तक कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो आपको हो सकता है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, ये चीज़ हो सकता है कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किसी किताब में या इंटरनेट पे कहीं पे आपको ये सुनने को या पढ़ने को मिल जाए कि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। बहुत काम है। अगर हीमोग्लोबिन से वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा तो आपकी बॉडी को मिलेगा क्या? ठीक है नहीं? तो नाइट्रोजन बहुत काम की चीज़ है आपकी। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन कुछ काम नहीं करती, बस ऐसे ही आती है और ऐसे ही चली जाती है। नहीं, ऐसे ही आती है, बहुत काम करती है, फिर वापस भी ऐसे ही चली जाती है। हाँ, इस्तेमाल नहीं हुआ उसका, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स कम और ज़्यादा नहीं हुए नाइट्रोजन के। यहाँ तक बात क्लियर है? राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर लंग्स हमारे इस तरीके के हैं। दोनों लंग्स में कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? क्या? एक छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा होता है सबका, ऐसा सबका होता है। अगर आपसे कोई कहे कि ऐसे ही देख करके आपको बड़े गौर से देखता रहे और देखते देखते कहे कि यार एक लंग्स तुम्हारा छोटा दिख रहा है मुझको, यार इलाज कराओ, तो टेंशन मत लेना, है नहीं। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 92-93 की। हम लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारे साथ का एक हमारा साथी ट्रेनिंग पार्टनर, वो बहुत खुराफाती समझते हैं? हाँ, अच्छा, नटखट। जो लोग नटखट होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बड़े क्रिएटिव भी होते हैं और फिर एक्टिव भी होते हैं। तो ऐसे लोग बड़े नटखट हो जाते हैं, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े क्रिएटिव और बस एक्टिविटी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो बहुत नटखट टाइप का था। एक लड़का जो है वो जिम में आराम से अपना वर्कआउट कर रहा था, उसने बेंच प्रेस लगाई। अब वो, उसका नाम जगदीश मिश्रा था जो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर था। अब उसने उसको देखना शुरू किया, ऐसे घूरता रहा। अब वो पूरा वर्कआउट कर लिया उसने। अच्छा, आपको अगर कोई भी किसी भी एंगल से अगर आपको देख रहा हो, आपके सामने हो, मतलब इतनी फील्ड में हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो मुझे देख रहा है। ऐसा है ना? कोई बात नहीं, उसने कहा। अच्छा, उसे जानकारी भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि बहुत सलाम दुआ हो या कोई बातचीत हो उससे, ऐसा भी नहीं था। देखता रहा, उसने एक सेट लगा लिया। अब वो जिधर जाए वो उधर ही देखे, उसको देखता रहा। उसने 3 सेट ऐसे लगा लिए। अब हम सोच सकते हैं उसकी मनोस्थिति बड़ी ख़राब हो गई होगी। 3 के बाद उसने आकर के पूछा, उसने, भाई साहब क्या हो गया? तो बग़ैर आँखों में शरारत लाए, बग़ैर चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, जगदीश मिश्रा साहब ने उससे कहा कि यार जा कर के डॉक्टर को दिखाओ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे एक फेफड़ा ही नहीं है। अच्छा, जगदीश मिश्रा, हम 4-5 लोग, हम लोग उस वक्त जिम्नेजियम के सीनियर मोस्ट मेंबर्स में से आते थे। अच्छा, अब एक सीनियर मोस्ट मेंबर ने ऐसे कह दिया, जिसकी खुद की बेंच प्रेस जो है वो 135 किलो है। अच्छा, वो उसकी ऐसी होगी 70-80 की होगी उसकी। अब जाहिर सी बात है 135 वाले की तो बात 70-80 वाला बहुत सुनेगा ना, बहुत सुनेगा।
उसने बहुत ही सीरियसली उससे कह दिया। आप यकीन जानना, अगले 15 दिन वो जिम नहीं आया, तो लौट करके आया तो उससे पता किया तो उसने कह रहा कि मैं मेडिकल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया, डॉक्टर ने कई बार एक्सरे दिखा चुका, भाई दोनों हैं, और फिर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। तो कभी कभी कहने का इतना असर पड़ जाता है। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि छोटा बड़ा आपका हो गया है कोई लंग्स, आप भी ये शैतानी कर सकते हो किसी के साथ भी, मान लेगा आपकी बात, लेकिन उससे पहले आपको अपनी वर्थ, अपनी इंपॉर्टेंस आपको पहले साबित करनी होगी समाज में। मतलब आपको अपने किसी एक लेवल का प्लेयर बनना होगा पहले, उसके बाद ही तो सुनेगा ना वो जूनियर आपकी, वरना कहेगा हाँ चल चल तेरे जैसे बहुत देखे नॉटमी वाले, है नहीं, ऐसे कह के टाल देगा आपको, राइट। तो एक लंग सबका, क्या मेल्स और क्या फीमेल्स, राइट, सबका जो है वो एक लंग छोटा होगा और एक लंग जो है वो बड़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, राइट। 6 लीटर की एयर आपका एक पूरा दोनों लेयर, आपके लंग्स जो हैं वो 6 लीटर की एयर भर सकते हैं, कैपेसिटी है। लेकिन आप बहुत खींचो, खींच के देखो ज़रा, खींचो ज़रा यार, 12-15 बार खींचो ज़रा ज़ोर से, छोड़ो फिर खींचो, देखो कितनी खींच सकते हो। एक तो जब तक सीधे नहीं बैठोगे जब तक नहीं खींच पाओगे मैक्सिमम, पहले तो सीधे बैठो, खींच के देखो ज़रा, और मुझे अंदाज़ा करके बताओ कितना खींच पा रहे हो, खींचो। छह लीटर तो खींच सकते हो, लेकिन अभी खींच कितनी पा रहे हो? खींचो खींचो खींचो, अरे खींचो यार, हवा फ्री की है भाई, किसी अडानी अंबानी की नहीं है, खींच लो, सब आपकी है, खींचो खींचो। नहीं हो रही, खींच भी नहीं पा रहे यार। कितने साल की हो गई तू? वैसे तो लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक बाप अपनी बच्ची से पूछ सकता है। कितने साल की हो गई थी? 20 ईयर्स की हो गई। 20 साल में तुझे, मैं कह रहा हूँ 19 साल में तुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मीन्स हम कितनी क्वांटिटी खाना खा रहे हैं या कितनी क्वांटिटी हवा ले रहे हैं। सोचो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एनाटॉमी की क्लास में थोड़ा अलग अंदाज में रहो ना। क्या फ़ायदा जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। तो आप बताओ ज़रा, सोच, हाँ लो सांस लो यार, सांस लेना नहीं आ रही आप लोगों को। बाबा रामदेव फेफड़े उसने गला दिए अपने, पता कर कर कि ऐसे करो प्राणायाम, सांस ऐसे खींचो, सांस ऐसे खींचो, हैं? अच्छा हाँ जी, कितना खींच पा रहे हैं? नहीं अंदाज़ा हो रहा है? 15 से 17 लीटर खींच पा रहे हैं। अरे 15 से 17 बार की बात नहीं कर रहा मैं, आप जो खींच पा रहे हो वो कितने लीटर हवा ले पा रहे हो? 1 लीटर ले पा रहे हो, 2 लीटर हैं, 3 लीटर के समथिंग ले पा रहे हो, राइट। आपकी बहुत अच्छी फिटनेस होगी, अगर आपकी बहुत अच्छी फिटनेस होगी, अच्छी फिटनेस, नॉर्मल भी नहीं, अगर आपकी बहुत अच्छी फिटनेस होगी तो आप 3.5 लीटर से 3.25 लीटर हवा खींच सकते हो। तो वो कैसे मेजर होगा? वो स्पाइरोमीटर एक आता है ना, स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बॉल्स का वो डिफरेंट अंदाज का होता है, उससे जो है वो आप पता कर सकते हो। आपके डिपार्टमेंट में भी है, कभी आप फिजियोलॉजी लैब ऊपर है, कभी मौका लगा तो स्पाइरोमीटर पे हम लोग चलेंगे। हाँ इसी के ऊपर रास्ता उसका उधर से, सही इधर से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मीन्स आप जो है वो 3.5 से 4 मान लो, 3.5 लीटर से 4 लीटर आप हवा खींच सकते हो। कैपेसिटी आपकी 6 की है। क्यों? वजह देखिए, दुनिया में एक सिद्धांत काम करता है, दुनिया में कोई भी काम बिना वजह के नहीं होता। तो लिमिट है तो लिमिट तो है ही। हमारी गाड़ी की लिमिट है जैसे 6 लीटर पेट्रोल की, तो अगर हम 6 लीटर उसमें डाल देंगे तो ओवरलोडेड हो जाएगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि 6 लीटर की कैपेसिटी आपके लंग्स की है, 6 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन आप ले पा रहे हो बस 4 ही लीटर, चाहे कितने ही एफर्ट्स लगा लो।
क्यों? आपको 2 लीटर ज़्यादा की क्यों दी गई है? मेरा सवाल ये है। अरे लंग्स तो क्यों फटेंगे? आपको 2 लीटर की तो अभी है, ऐसे कैसे फट जाएंगे? इसी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं 400 से 500 की। क्या लग रहा है आपको क्यों होगी? नहीं, कोई आइडिया नहीं हो रहा। आप बताओ कुछ भी। ये तो क्लास मस्ती की पाठशाला है, कुछ भी बता दो, चलेगा सब। एग्जैक्टली है नहीं? चाहे उन्होंने अंदाज़ा मारा हो, तुक्का मारा हो, मगर बात बिल्कुल सही है इनकी, राइट? इन्होंने भी यही कहा था, राइट, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका लंग कंजस्टेड हो जाए। हो जाता है ना लंग कंजस्शन, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, जकड़ जाता है सीना, जिसको कहते हैं ना सीना जकड़ गया। सीना जकड़ गया मतलब आपके फेफड़े जकड़ गए हैं। फेफड़ों के अंदर जो है वो आपके बहुत बारीक 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 आपके छेद होते हैं इस तरीके के, है नहीं? ये छेद हैं वो, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। ये छेद जो है वो बंद हो जाते हैं, इनमें जो है वो म्यूकस जम जाता है, जिसको हम लोग बलगम कहते हैं। म्यूकस जम जाता है। वो म्यूकस जो है वो आपकी कैपेसिटी को 6 लीटर की है कैपेसिटी, तो आपके 2 लीटर जम गया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपका चूँकि इमरजेंसी में आपकी कैपेसिटी बरकरार रहे, भाई एक पोर्शन ही तो बंद हुआ, लेकिन 3.5 तो अभी भी चल रहा है, तो 3.5 का वो चलता रहे। वो रिज़र्व है आपका, वो जो रखा हुआ है वो रिज़र्व पोर्शन है लंग्स का, और वो इत्मीनान से आपका रखा हुआ है, आपकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, ठीक है नहीं? अब उसको खोल के रखना, उसको खोल के रखना, ये हमारा और आपका काम है। ऊपर वाले ने तो बना के दे दिया, 6 लीटर का बना के दे दिया, 3 से 4 लीटर आप इस्तेमाल करो, वो भी खूब ज़ोर से खींचोगे तब, राइट? ज़िंदा रहने के लिए आधा लीटर काफ़ी है। आपको ले रहे हो वो आप सांस आधे लीटर पे ही, राइट? बहुत ज़ोर से खींचोगे तो 3-3.5 लीटर जमा कर लोगे, राइट? ऊपर वाले ने आपको रिज़र्व बना करके दे दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ये रिज़र्व ह्यूमन बॉडी के साथ है, यूज़ इट और लूज़ इट, यूज़ इट और लूज़ इट, या तो आप उसको इस्तेमाल करो और या उसको ख़त्म करो। फेफड़े नहीं सुगड़ जाते, ये जो एल्वियोलाई है ना, इनके अंदर टार जमा हो जाता है। टार, टार समझते हैं ना भाई, तारकोल, तारकोल, वो तारकोल जमा हो जाता है उनके अंदर, है ना? तो वो लंग्स धीरे धीरे वो कैपेसिटी ख़त्म हो रही होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको मीन्स जो सेफ्टी दी गई थी लंग्स में, 2 लीटर की एक्स्ट्रा रिज़र्व आपको दिया गया था, वो आपका ख़त्म आप कर रहे हो अपनी एक्टिविटी से, या पोल्यूशन की वजह से, हैवी पोल्यूशन के उसमें रहो, या कहीं आप काम ऐसा कर रहे हो जैसे माइनिंग या सीमेंट उठाने का, पटकने का, जहाँ कहीं सीमेंट उड़ रही है बार बार और आप पूरा सांस ले रहे हो, तो वहाँ उन सारी चीज़ों जगहों पे, इस तरीके की जगहों पे आपके जो है वो लंग्स की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपके जो ये एल्वियोलाई हैं, है ना, ये इसके अंदर जो है वो म्यूकस जमा हो जाएगा, वो बलगम फॉर्म में वो चीज़ जमा हो जाएगी और वो चिपक जाएगी। कुछ बलगम तो ऐसा होगा जो खांसोगे, धक्का मारोगे, कुछ दवा लगाओगे तो वो निकल जाएगा बाहर। कुछ होगा जो गल जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, फिर वो वापस निकल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन कुछ इतना ख़तरनाक चिपक जाएगा जैसे टार सिगरेट का, है नहीं? वो टार इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि वो जो है वो फिर चिपका रहेगा, फिर वो नहीं छूटेगा। वो तभी छूटेगा जब फर्दर टार और नहीं जमा होगा, राइट? तो कैपेसिटी तब आपकी कम हो जाती है। जी, हार्ट पेशेंट होते हैं उनका भी यही सेम प्रोसेस रहता है, जैसे काफ़ी किसी को साइलेंट अटैक पड़ता है, किसी को वैसा अटैक पड़ता है। तो इन चीज़ों में है ना, वो चीज़ मैंने देखा है काफ़ी बार। मेरे मामा को हार्ट के पेशेंट है, उन्हें पता चला था, मैंने 2 बार अटैक हो चुका है सर। उनका भी यही प्रोसेस रहता है बॉडी। नहीं, हम लोग तो अभी लंग्स की बात कर रहे हैं, हम लोग तो अभी हार्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हार्ट जो काम करना बंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके कई सारी और दूसरी वजह होंगी, है नहीं? वो वजह हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, वहाँ पर आप उस सवाल को चाहें तो लिख लीजिए। सिगरेट का तो सर असर पड़ता है लंग्स पर, और टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका भी सर लंग्स पर असर पड़ता है या
उसका लंग्स पे उतना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट वो हाँ, क्योंकि वो चबा रहे हैं, जहाँ चबा रहे हैं केमिकल रिएक्शन वहाँ हो रहा है। अभी लंग्स में जो स्मोक है वो चाहे गांजे का हो, चाहे ड्रग्स दूसरी लें, चाहे वो डायरेक्ट, वो जो गैस है वो डायरेक्ट अंदर जा रही है, वहाँ जाके केमिकल रिएक्शन कर रहा है। आप जो टोबैको ले रहे हो वो केमिकल रिएक्शन कहीं मुंह में ज़्यादा कर रहा है, गले में ज़्यादा कर रहा है। शराब पी रहे हो तो वो पेट में, लीवर में, किडनी में, वहाँ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो जिस चीज़ का जहाँ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा वो वहाँ नुकसान ज़्यादा करेगा। कर देते हैं धुएं को, कुछ इंहेल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कैसे पी रहे हो, तो वो सर कहते हैं कैंसर होता है तो। अच्छा, क्या चीज़? धुएं को अगर हम, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपसे, शेयर कर रहा हूँ, अगर हम धुएं को इनहेल कर लें तो कम नुकसान की चीज़ है। अगर हम धुएं को बाहर निकाल दें तो ये ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। क्यों? क्योंकि धुआं जिस वक्त बाहर निकलता है तो वो कंबस्शन फॉर्म का निकलता है, और कंबस्शन फॉर्म का जो धुआं बाहर, स्मोक बाहर निकलता है, वो CO होता है। CO इज़ ए वेरी वेरी पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब तक वो अंदर है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, जैसे ही बाहर निकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसे ही वो बाहर निकलेगी और एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो फौरन CO बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और सबसे पहला इंसान जो सांस लेने वाला होगा वो खुद स्मोकर होगा। उसी एयर को तो ले रहा होगा ना, वो तो है ही, वो तो होंगे ही अफेक्टेड। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे पहला कौन होगा? सबसे पहला तो वो खुद होगा। तो उसके लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है कि भैया तू ले ले, अंदर गुड़प कर ले, कम से कम वो नुकसान नहीं होगा जो नुकसान होना है। नहीं, रोक तो नहीं लेगा, लेकिन मैं एक बात ही आपसे कह रहा हूँ। क्या चीज़? कोई सामने आ जाता है तो वो रोक लेते हैं। कितनी देर? थोड़ा सा सर, कम से कम निकलता है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना भी कंबस्टेड स्मोक जितना भी बाहर निकलेगा, जितना भी, वो सब CO में बदल जाएगा। आपकी जितनी भी गाड़ियाँ बाहर निकाल रही हैं ये सब CO निकाल रही हैं। इसी को कहते हैं ना, CO एमिशन को कंट्रोल करना है, कहा जाता है ना इस बात को। तो CO इज़ फार डेंजरस देन दी CO2, ठीक है नहीं? तो वो स्मोकर को आप इनकरेज करो, अगर आप में से कोई है, होना सबको चाहिए। हाँ, नहीं पीने के लिए यार, दिन में 2 सिगरेट सबको पीनी चाहिए, क्या लड़का और क्या लड़की। अरे यार, टोबैको कुछ फ़ायदे की चीज़ होगी आपके। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 2 से ज़्यादा नुकसान। हर चीज़ देखो, एक चीज़ है पपीता, आप बहुत ज़्यादा खाओ तो नुकसान करेगा। सेब बहुत ज़्यादा खाओ, लगातार खाते रहो बहुत ज़्यादा, तो नुकसान करेगा। ऐसी टोबैको भी है, लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। हाँ, 2 तक आपको अच्छा रहेगा। हाँ, मैं पीता हूँ, कभी कभी पीना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। अरे अच्छा है बच्चे, अच्छा है बच्चे अच्छाई में बिगड़ जाएं, बजाय इसके कि वो बुराई में बिगड़ें। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन के नाम पे इस तरीके की है कि हम बुराई में बिगड़ जाते हैं। वो भी हार्मफुल है। अब उसकी आप रिसर्चेज आप उसमें पढ़ लीजिए, टोबैको ना होता हो लेकिन वो हार्मफुल है। उसकी गैसी, भाई किसी ना किसी केमिकल से ही बना होगा ना, वो कोई केमिकल होगा। क्या वो केमिकल आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो आपको देखना होगा। उसको आप देख लीजिए, उसमें रिसर्चेज होंगी बहुत सारी, आप उससे पढ़ लीजिएगा। बहरहाल मैंने आपको तो एक बहुत मोटी सी बात बताई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सब कल से लेकर के आएंगे, एक एक बीड़ी और सुट्टा लगाएंगे पहले क्लास में, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ एक जनरल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। असल में होता क्या है कि ये आखिरी बात है, इसके बाद हम लोग पानी के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे। असल में होता ये है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में ये तो बता देते हैं कि नुकसान कर रही है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि कितने में नुकसान कर रही है।
भाई कोई लिमिट होगी ना, उस लिमिट के पार जाओगे तब नुकसान करेगी। जैसे एक दवा है, उसे कहते हैं नाइमसुलाइड। नाइमसुलाइड एक दवा है, वो दवा पूरी दुनिया में बैन है, इंडिया में आज भी चलती है। इंडिया में चल रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि अब उसके लिए बड़ी सारी स्टडीज़ हैं कि बड़ी नुकसान, भाई पूरी दुनिया में बैन हो गई है इसीलिए तो कि नुकसान करती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कितना। तो उसको मैंने पता करने की कोशिश करी कि कितना खाओ उसको तो वो नुकसान करना शुरू कर देगी। तो पता ये चला कि दिन में जो लोग एक दिन में 24 घंटे में 8 या उससे ज़्यादा गोलियां वो नाइमसुलाइड खा रहे हैं और लगातार 72 दिन तक खाते हैं, 72 दिन या उससे ज़्यादा, उनको जो है वो लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, आंतों में ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो 8 तो मैं कह रहा हूँ पैरासीटामोल खाओ रोज़ाना 70 दिन के लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा है नहीं। सेप्टिलिन पियो, कफ सिरप, तब भी हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं कोरेक्स तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे कि आप जो है वो असल में हमें ये नहीं, क्वांटिटी नहीं बताई जाती। सिगरेट के बारे में बता दिया गया, बीड़ी के बारे में बता दिया कि पीने से ये हो जाता है, ये नहीं बताया कितना पियो और कितने दिन लंबे तक पियो तो हो जाएगा नुकसान। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मतलब रिसर्च बेस्ड आराम से इत्मीनान के साथ मैक्स 2 सिगरेट, मैक्स 2 बीड़ी रोज़ कोई भी पी सकता है और हेल्दी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको किसी भी तरीके की। क्या चीज़? क्या पीते पे? क्यों? पी लो, हमें क्या है। जब हम गाने गा सकते हैं, अभी हम डांस भी करेंगे, यहाँ पे हम डांस भी कर सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं पी सकते? हाँ, शराब नहीं पी सकते। अगर कोई चीज़ लगातार आप कर रहे होगे एक लिमिट के बाहर, उसकी लिमिट कैपेसिटी होगी ना भाई। रोज़ाना बॉडी को मतलब रोटी खाने की एक कैपेसिटी होगी। आप कैपेसिटी से ज़्यादा रोटी खाओ, कैपेसिटी से ज़्यादा दाल चावल खाओ और 70 दिन तक खाते रहो कैपेसिटी से बाहर, तो आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? जबकि अच्छी चीज़ थी वो, तो नहीं नुकसान करना चाहिए था। हर चीज़ का एक कैपेसिटी है, मैं ये कह रहा हूँ। उस कैपेसिटी के बाहर करोगे तो नुकसान होगा, तो भी नुकसान होता है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ कैपेसिटी से बाहर करोगे, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा कुछ भी, कैपेसिटी से ज़्यादा आप पानी पी लो, अभी उल्टी करते फिरोगे, राइट। अच्छा, कैपेसिटी से ज़्यादा आप सांस ले लो, अभी जो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे आप, ये 25-30 सांसें गहरी गहरी लेके देखो, अभी आपको चक्कर आने लगेगा, ऐसा सिर हिलने लगेगा, भारी भारी ऐसा हो जाएगा। हालांकि सांस लेना तो बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी में रहते हुए आप वो करोगे तो कर सकते हो इत्मीनान के साथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जाके पानी पियाओ, लिमिट में पीना, कैपेसिटी के अंदर, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट मीन्स लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर। तो लंग्स की कैपेसिटी हमारी 6 लीटर है, 3.5 से 4 लीटर मान के चलिए आप कि आप अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो फिट आदमी है वो लेता है। इस वक्त बैठे हुए डिपेंडिंग आपका कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर इमोशनल स्टेट। भाई हो सकता है आप गुस्से की हालत में आ जाएं तो आपकी कैपेसिटी बहुत तेज़ बढ़ जाए, सांस बहुत तेज़ हो गई। खुशी का मौका है तो सांस बहुत तेज़ हो गई, या डिप्रेशन का मौका है तो बहुत डाउन हो गई, ऐसा हो सकता है ना। या इस वक्त हम बैठे हैं पैसिव, उसमें सिर्फ हमको सिर हिलाने का मकसद है तो आधे लीटर में भी काम चल रहा है, 1.25 लीटर में भी काम चल रहा है, राइट। स्पाइरोमीटर वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट से आप पता लगा सकते हो कि आपकी वॉल्यूम जो है वो कितना है, राइट। हाँ, वहाँ पे होगा, सही, ओके फाइन। अब ये ट्रैकिया के बारे में मतलब डिफरेंट वो है कि ट्रैकिया से, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से जो है वो एयर अंदर जाएगी, राइट, और एल्वियोलाई में चली जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमको?
एल्वियोलाई जो है वो लंग्स का हिस्सा है, एल्वियोलाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक हिस्सा है लंग्स का, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये ट्रैकिया है, ये सीक्वेंस समझ लीजिए, वी हैव दिस ट्रैकिया, देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, एक इधर वाले लंग्स के लिए ये है ब्रोंकियोल कहते हैं इसको, और एक इधर वाले लंग के लिए होगा ब्रोंकियोल, ठीक है नहीं। एक ब्रोंकियोल से फिर अटैच्ड हमारे एल्वियोलाई होंगे। तो आप इस वक्त सिचुएशन समझिए, अरेंजमेंट समझिए। आपकी नोज़ है, नोज़ के बाद आपका जो है वो वॉइस बॉक्स है, फेरिंग्स, फिर उसके बाद वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में डिवाइडेड है जो लंग्स के अंदर जाएंगे। ट्रैकिया लंग्स के अंदर नहीं जाता, या ट्रैकिया लंग्स के अंदर जाएगा? ट्रैकिया लंग्स के अंदर नहीं जाएगा, ट्रैकिया सिंगल पाइप है, राइट। फिर वो 2 लंग्स के लिए अलग अपने ट्यूब्स डालेगा, राइट। वो 2 ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक। फिर वो हर ब्रोंकियोल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स, छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक गुब्बारे लिए हुए होगा, उन गुब्बारों को एल्वियोलाई बोलते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, नोज़ है, फिर हमारा वॉइस बॉक्स है, फिर हमारी ट्रैकिया है, फिर हमारा जो है वो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के बाद हमारे जो हैं वो एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई में जो है वो ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ से इंटरनल रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। कहाँ से? एल्वियोलाई से, राइट, है ना। नोज से ब्रोंकियोल तक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्रोंकियोल से नोज भाई जाएगी अंदर, बाहर आएगी, ऐसे ही ना। तो ये तो है एक्सटर्नल। फिर एल्वियोलाई में एक्सचेंज होगा, ब्लड में जाएगी, बॉडी में जाएगी, बॉडी से फिर वापस एल्वियोलाई तक आएगी। ये है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल, राइट, वेरी गुड। ओके, ये वही वाली बात है जो हम लोग कह रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक एक स्ट्रक्चर है ये, राइट। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जमा होगी, ये नोट्स के फॉर्म में है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। पिछली वाली मैंने आपको इसलिए नहीं भेजी क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से एक ही स्लाइड शायद हमने पूरी करी थी, दूसरी स्लाइड का एक हिस्सा शुरू किया था। अभी मैं जितनी भी हो जाएंगी स्लाइड्स आज, ये सारी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है नहीं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड अब ये जो है वो एक्सेल हो जाएगी एल्वियोलाई के थ्रू वापस, ठीक है नहीं। ये सारा सीक्वेंस समझ गए हम, राइट। Now bones and muscles is for your respiration, ठीक है नहीं। सबसे पहले तो रिब्स हमारे काम के, लंग्स को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, है नहीं। एक बॉक्स है, एक बक्सा है, वो बक्सा बहुत मजबूत है, उस बक्से में फुटबॉल का स्टड पहन के भी लात मारोगे तो नहीं टूटेगा, वो इतना स्ट्रांग है, चोट लग जाएगी, दर्द होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। इतनी आसानी से नहीं होगी जितनी आसानी से आप चाह रहे हो जाएगी, लेकिन वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो टूट जाती हैं, ये वाली रिब्स नहीं टूटती, राइट। आएंगे हम लोग अभी उस पर। तो ये हमारा रिब केज है, इसके अंदर ये लंग्स इस वाली पिक्चर में आपको दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही आपके लंग्स प्रोटेक्टेड हैं चारों तरफ से, है नहीं। पीछे रीढ़ की हड्डी से लेकर के घूम करके और यहाँ सामने तक सब जगह से पैक है नहीं। कहीं से चोट लगने का इसको कोई ख़तरा है नहीं। हाँ, ख़तरे ले आओ, कोई दे दे ख़तरा, चाकू मार दे, तीर मार दे, तो अलग बात, ठीक है नहीं, राइट। 12 पेयर्स की होती हैं, सबको मालूम है, 8th क्लास की बायोलॉजी है, राइट। वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं, देख रहे हैं आप लोग, जितनी भी हैं वो सब वर्टिब्रल कॉलम से हैं।
पहले तो चेक कर लीजिए, भरोसा इस इमेज पे करिए मत कि 12 पेयर ही वो हैं कि नहीं है, देख लो, पहले गिन लो। ग्यारह हैं है 12 हैं, ओके फाइन। क्या चीज़? हाँ, सब इक्वल, सबके बराबर है। पुरानी कहानी थी, पुरानी एक कहानी थी कि आदम की पसली से हव्वा को बनाया तो आदम की एक पसली कम हो गई। लेकिन ये तभी तक की कहानी थी जब तक कैडेवर को खोल करके नहीं देखा गया। जब कैडेवर को खोल करके देख लिया तो समझ में आ गया कि वो कहानी गलत थी। राइट, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आपकी जो हैं, ये सारी रिब्स आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी से सब अटैच्ड हैं। 1 2 3 4 जितनी भी हैं, ये 12 तक, ये सब अटैच्ड हैं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? राइट। सामने से देख लो, सामने का हिस्सा ये है, पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर कहते हैं, पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर कहते हैं, सामने के हिस्से को एनाटॉमी में एंटीरियर कहते हैं। एंटीरियर, इंटीरियर नहीं, एंटीरियर, ये फर्क है इंटीरियर और एंटीरियर। लंग्स इंटीरियर है, लंग्स इंटीरियर है, बॉडी के अंदर है, ठीक है नहीं? राइट। आपका व्यू देखना ये एंटीरियर या पोस्टीरियर हो सकता है, ठीक? तो ये हमारा जो है वो एंटीरियर व्यू है। राइट। अभी आप देखिए, ये हमारा रिब केज अब बिना फेफड़ों का है। हम लोग रिब्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बिना फेफड़ों का है। ये रिब केज है हमारा, इसमें सारी बोन्स जितनी भी हैं, हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में समझने की कोशिश करी है कि सारी बोन्स, सारी रिब्स हमारी जो हैं वो सब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। ये बात समझने की कोशिश करी ना हमने? राइट। लेकिन और सारी बोन्स हमारी एक ये हड्डी है सामने, डालो हाथ, डाल दो उंगली, भाई यहाँ डालो उंगली, डाल दो, यहाँ डाल दो उंगली, डाल दो। देखो कहीं है हार्ड पार्ट, ये तो पेट वेट सा दिखाई दे रहा है, एक कहीं हार्ड पार्ट दिखाई देगा, यहाँ हल्का सा दर्द सा होगा, रुक जाना, डाल दो। इतनी लंबी आपकी ये हड्डी है, आपने यहाँ हाथ डाला एक, तो एक ये नीचे आपका हिस्सा है, ये फ्लोटिंग छोटा सा हिस्सा है, इसको आपने छुआ तो हल्का सा दर्द हो रहा है, यानी कि आपसे कह रहा है कि ज़्यादा नहीं छुओ, परेशान नहीं करो, हल्का सा है, अलग है बिल्कुल, ठीक है नहीं? राइट। ये आपका स्टर्नम है, दिस वन इज स्टर्नम, ये स्टर्नम हड्डी है, ठीक है? ये स्टर्नम हड्डी आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी इतना सा समझ ले बस। बाकी ये रिब्स आपकी जो हैं वो स्टर्नम से सब अटैच्ड होती हैं, स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके फाइन। इसमें 12 में से 7 तो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से सब अटैच्ड हैं, इस बात को याद रखिएगा। वर्टिब्रल कॉलम से तो 12 की 12 अटैच्ड हैं, सामने जब आती हैं मोड़ करके तो सब डायरेक्टली अटैच्ड स्टर्नम से नहीं होती, 7 होती हैं डायरेक्टली अटैच्ड। देखो, पहली वाली अटैच्ड डायरेक्ट, दूसरी अटैच्ड डायरेक्ट, तीसरी, चौथी, 5वीं तक बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक? देन छठी बिल्कुल अटैच्ड, 7वीं बिल्कुल अटैच्ड, राइट? अब उसके बाद वाली जो हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं,
राइट। अब देखो ये 8वीं वाली डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है स्टर्नम से, 8वीं जो है वो 7वीं से अटैच्ड है। 8वीं जो है वो 7वीं से अटैच्ड है और 7वीं डायरेक्टली अटैच्ड है उससे। इसलिए नंबर 1 से लेके 7 तक की जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती है। बात क्लियर है? राइट। जो रिब्स अटैच्ड हैं, जो रिब्स अटैच्ड हैं सामने किसी न किसी से भी, राइट, उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, एक सच है। बात समझाने के लिए आपको नाम रखे गए। पहले किसी ने नाम रख दिया, उससे बेहतर कोई और नाम मिला नहीं आज तक, तो वही नाम चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी ने नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल बीसलपुर, किसी जगह का नाम, या किसी ने रख दिया पखरिया, अब उससे बेहतर कोई और नाम मिला नहीं, वही चल रहा है तो चल रहा है, वह कई सौ सालों से चल रहा है वही नाम। द सेम इज़ ट्रू विद दिस। ऐसा नहीं है कि ये सच्ची रिब्स हैं वो झूठी रिब्स हैं, सच्चा और झूठ का मसला नहीं है। नाम उससे बेहतर कुछ और मिला नहीं आज तक, और ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, उससे समझ में आ गई बात क्या हो रही है, बस इतनी सी बात है, राइट। तो ट्रू रिब्स आपकी वो रिब्स हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं। कौन सी हैं ट्रू रिब्स? फॉल्स रिब्स कौन सी हैं? जो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी 5 में से 2 रिब्स आपकी ऐसी भी होंगी, राइट, जो कहीं अटैच नहीं होंगी, पीछे से अटैच होंगी वर्टिब्रा से, आगे अटैच ही नहीं होंगी वो, राइट। वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाएंगी, राइट। तो ये 7 और 5 मिल करके आपकी जो है वो 12 पेयर्स बने, राइट। ये 12 पेयर्स का आपका एक केज है, स्टर्नम साथ में लगा हुआ है, इसके पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम आपका लगा है, पूरा आपका लंग्स इस केज में पूरा प्रोटेक्टेड है। यहाँ तक बात क्लियर है? फ्लोटिंग रिब्स क्यों खाली हैं आगे से? एक तो दूसरे ऑर्गन्स आ रहे हैं, किडनी आएगी, लंग्स आएंगे, किडनी आएगी, लीवर आएगा, राइट। इसके अलावा उनके बीच में जो है वो एक डायफ्राम भी आएगा। डायफ्राम को मूव करने के लिए जगह चाहिए। जब आप गहरी सांस लोगे ना, तो डायफ्राम को खींचने के लिए, नीचे जाने के लिए जगह चाहिए। अगर ये फ्लोटिंग रिब्स बंद होती ऊपर से तो उनको जगह डायफ्राम को कम मिलती। अगर डायफ्राम को जगह कम मिलेगी तो लंग्स का एरिया बढ़ेगा नहीं, और कम मास ऑफ एयर आपकी अंदर जाएगी, ज़्यादा मास जितनी की ज़रूरत है उतनी नहीं जा पाएगी। तो आपको ऊपर वाले ने एक और नया अच्छा, बहुत अच्छा, सुप्रीम तरीके का आपको एक सेफ्टी दी कि आपकी ये रिब्स को खाली छोड़ दिया। ये रिब्स बहुत कमज़ोर होती हैं, ये रिब्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं। आप किसी को भी ऐसे पकड़ो, और एक एंगल है, वो एंगल मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक एंगल है, वो एंगल पे आप उसकी ये दोनों रिब्स टूट जाएंगी। क्लेविकल वो बहुत मुश्किल है तोड़ना, लेकिन ये तो ऐसी टूट जाएगी, खेल खेल में टूट जाएगी। नहीं बताएंगे, पहले ही कह दिया, राइट। ये हिस्सा आप यहाँ किसी को लात मार दो, आप देखो कितनी तेज़ दर्द होता है, राइट। वो फ्लोटिंग रिब्स में चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कोख में चोट लगी है, राइट। तो ये फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो बहुत नाजुक हैं, बहुत आसानी के साथ टूट जाती हैं, बहुत आसानी के साथ ये टूट जाती हैं। इनका ख़ास ख्याल हमको रखना पड़ता है। इनका ख़ास ख्याल रखने का तरीका ये है कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स और आपकी पीछे की मसल्स आपकी बहुत मजबूत हों। अगर वो मजबूत हैं, यहाँ की मसल और यहाँ की मसल अगर बहुत मजबूत है, तो फिर आपको जैसे ही कोई भी मारेगा या चोट लगने को होगी तो वो ऐसे हड्डी की तरह हो जाएंगी मसल्स। किसी के चर्बी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, इसका उसके भी सर बहुत
रहता है उस टाइम महाबीमारी में तो ऐसा नहीं। हो सकता है ना होता हो, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं उनकी तो ऐसी टूट जाएगी पुट्टे से। वो एंगल है, वो एंगल मैं बताऊँगा नहीं आपको। सही, ठीक है भाई। तो हमारे पास बोन्स कितनी है, उन बोन्स के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, रिब केज। रिब केज में कितनी बोन्स हैं, 24 12 एक तरफ 12 एक तरफ, 12 का पेयर है, ठीक है नहीं। आमने सामने, सामने से और पीछे से दो अलग अलग बोनी स्ट्रक्चर से वो अटैच्ड हैं। सामने वाले हिस्से को स्टर्नम कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, राइट, ठीक है। ये हमारा पूरा बोनी सिस्टम है, बोनी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को संभाले हुए है, प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हड्डियां नहीं हैं, कार्टिलेजेस हैं, जो आपके ट्रैकिया में लगे हुए हैं, जो आपके वॉइस बॉक्स में लगा हुआ है, वो आपके कार्टिलेजेस हैं। वो कार्टिलेजेस भी आपके जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम में ही आते हैं, ठीक है नहीं, राइट। मसल्सेस हमारे पास बहुत सारी हैं, इंस्पिरेटरी, इनहेलेशन की मसल्स होंगी ना, इनहेलेशन की मसल्स, और एक्सहेलेशन की मसल्स, एक्सपिरेटरी मसल्स। भाई इनहेलेशन का प्रोसेस है एक, तो इसकी एक मसल होंगी कुछ। बिना मसल के हमारी बॉडी काम नहीं करती। आपकी बॉडी बिना फोर्स जनरेशन के काम नहीं करेगी, हर चीज़ को ताकत चाहिए, राइट। आपकी बॉडी बिना फोर्स के काम नहीं करेगी, और फोर्स प्रोड्यूस करने का काम आपकी मसल्स का है। आपकी बहुत मजबूत हड्डियां हो, बहुत अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम हो, बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, लेकिन आपका मस्कुलर सिस्टम डाउन हो, तो आप फोर्स जनरेशन नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रिक करंट नर्वस सिस्टम से बहुत तेज़ आ रहा होगा, बहुत अच्छा आ रहा होगा, मगर फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। फोर्स जनरेशन का काम आपकी सिर्फ मस्कुलर सिस्टम का है। जितना अच्छा आपका मस्कुलर सिस्टम होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स जितनी अच्छी काम कर रही होंगी, आप उतने अच्छे अंदाज में सांस को अंदर ले पाओगे, ठीक है नहीं, राइट। ये जो सांस लेने वाली जो मसल्स हैं, ये सांस लेने वाली मसल्स फैटीग रेजिस्टेंट मसल्स होती हैं। इनमें थकावट इतनी आसानी से नहीं कर सकते आपकी मसल्स बहुत बड़ी बड़ी मसल्स आपके पास थाइज में है, बैक में है, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत मजबूत मसल्स हैं। आप इनको तो थका लोगे, लेकिन आप अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को नहीं थका सकते। आपकी ये मसल्स पूरी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। हम कहते हैं ना ट्रेनिंग में, एग्जॉस्ट हो गए आज तो पूरी मसल्स एग्जॉस्ट हो गई पूरी। लेकिन आपके एग्जॉस्ट होने के बाद भी, आप चारों खाने चित्त भी गिर गए ग्राउंड पे एग्जॉस्ट होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद आप नोट करते हैं ना, आपकी सांस चलती रहती है। इसका मतलब है कि आपने अपनी जितनी बड़ी बड़ी मजबूत मसल्स थी, उनको सबको हताश कर दिया, सब डाउन हो गई, क्षमता खत्म हो गई उनके काम करने की, मगर रेस्पिरेटरी मसल्स अभी भी काम कर रही हैं। यानी कि वो फैटीग रेजिस्टेंट मसल्स हैं। फैटीग रेजिस्टेंस मतलब बिना थके काम कर रही हैं, राइट। ये वॉलेंट्री मैकेनिज्म से भी कंट्रोल होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं। वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा से, आप चाहो तो इनका काम बढ़ा लो, अभी बैठे बैठे सांस लेते रहो, बढ़ा लिया आपने। और इनवॉलेंट्री भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में इसको जानबूझ के रोक के दिखाओ। कोई 45 सेकंड रोकेगा, कोई 3 मिनट रोक लेगा,
कोई हो सकता है ट्रेंड हो तो 5 साढ़े 5 मिनट रोक ले, ख़त्म। रोक के दिखाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, हम आपके साथ इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, हम आपके साथ इंतज़ार कर रहे हैं ना, आप रोक के दिखाओ। राइट, ओके। नहीं, हमें डिपार्टमेंट की कल छुट्टी नहीं करा, मतलब आगे छुट्टी नहीं करानी। ओके फाइन। तो हमारी जो मसल्सेस हैं ये फैटीग रेजिस्टेंट हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वॉलेंट्री भी हैं। आप इनको अपनी इच्छा से जैसे चाहो ऐसे इस्तेमाल कर लो, तेज़ी के साथ, मजबूती के साथ, फोर्स के साथ। और ये इनवॉलेंट्री भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि काम करना बंद कर दें तो आज से काम करना बंद कर देंगी, काम करना नहीं बंद करेंगी, सॉरी टू से। तो ये वॉलेंट्री भी हैं और इनवॉलेंट्री भी हैं। राइट, 3 तरह के ग्रुप्स हैं, डायाफ्राम, रिब केज मसल्सेस और हमारा एब्डोमिनल मसल्सेस। राइट, हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग इसमें पहले से कवर करते चले हैं ना, डायाफ्राम वगैरह ये सब कवर कर। जहाँ ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं खुद रुक करके एक्सप्लेन कर लूँगा, अदरवाइज़ इसको जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायाफ्राम की पोजीशन ऐसी है, डोम शेप्ड है, ऐसा होता है ना, गुंबद टाइप की जैसे होता है ना, ऐसा मोड़ा हुआ ऐसा पंडाल सा वैसा होता है, और वो ऐसा झुकावदार पंडाल है, इस तरीके का है। ये हमारा डायाफ्राम है। हमारा पेट और हमारा हार्ट, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे पेट है, इनके बीच में यहाँ पर जो है वो इस तरीके की हमारी एक मसल है जिसको हम डायाफ्राम मसल कहते हैं। राइट, ये मेन मसल है हमारी, ये मेन मसल है जो खींच रही है। ये प्राइमरी है, इसके अलावा फिर सेकेंडरी होंगी जितनी भी आएंगी। राइट, डोम शेप्ड मसल है, लोकेटेड है हार्ट और पेट के स्टमक के बीच में, उन दोनों का सेपरेशन करती है, ठीक है नहीं? राइट, मस्कुलो स्केलेटल, जब मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को एक साथ कहना होता है तो उसको कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल। जैसे इंडिया और चाइना को एक साथ कहना होता है तो कहते हैं इंडो चाइनीज़ या इंडो चाइना टॉक, ऐसा कहते हैं ना, है ना, इस तरीके से। ये मस्कुलो स्केलेटल मसल है, मतलब कोई भी मसल आपकी स्केलेटल सिस्टम से ही अटैच होगी ना, हवा में थोड़ी तैर रही होगी, इसलिए स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, इसीलिए इसको स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल बोलते हैं इसको। जो मसल हम अपनी इच्छा अनुसार चला लेते हैं, जो मसल हम अपनी इच्छा अनुसार चला लेते हैं, याद रखिएगा, जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा अनुसार चला लेते हैं वो सारी मसल्स हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, तभी तो हम इच्छा अनुसार चला पाएंगे। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड नहीं होती। राइट, जैसे हार्ट, जैसे स्मूथ मसल, आंतों के अंदर, पेट के अंदर मसल्स हैं, लेकिन हमारे इच्छा से नहीं चलेगी, आप इच्छा से नहीं चला सकते। राइट, तो ये जो है वो सारी मसल्स आपकी स्केलेटल से अटैच नहीं होंगी। जितनी मसल्स भी स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं वो सब आपकी इच्छा पे काम करती हैं, ठीक है। डायाफ्राम आपकी इच्छा पे काम कर रहा है, वॉलंटरी है ना, इसलिए ये स्केलेटल मसल भी है। तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, इसलिए इसको मस्कुलो स्केलेटल, मस्कुलर और स्केलेटल दोनों में आती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऐसा। है बेटे, कौन सी? वो हमारे ज़ाइफॉइड, एक आपने देखा था ना, इसका ये नीचे वाला छोटा सा जो हिस्सा था वो उससे अटैच्ड है, उससे लटकी हुई है, और ऐसा करके। राइट, ये डायफ्राम का अंदर का हिस्सा है, मीन्स आप यहाँ से बॉडी को चेक कर दो और नीचे से कोई देख रहा हो, राइट, तो अंदर से जो दिखाई देगा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, और अंदर से दिखाई दे, नीचे से आप दिखाई दे रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको उसका, आप इसको ना भी याद करेंगे तो चलेगा आपको,
ठीक है नहीं? राइट। डायाफ्राम का फंक्शन इन ब्रीदिंग, अब यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा। राइट, डायाफ्राम पुल्स डाउन, नीचे की तरफ डायाफ्राम फैलेगा, हवा जो है वो सब की सब अंदर आएगी। डायाफ्राम नीचे फैलेगा, नीचे फैलेगा तो ये हवा अंदर जाएगी, आप तब खींच पाओगे इसको। राइट, आप इसको ढीला छोड़ दो तो ये प्रेशर मार के अपने आप प्रेशर मार देगा, आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में ये एक्टिव है, आपको लेना पड़ती है, छोड़ आप खुद देते हो, पैसिव है, खुद छूट जाती है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो तो इसका उल्टा होता है, आपको अंदर से धक्का मारना पड़ता है तब बाहर निकलती है। इसीलिए पेट की मसल से तब धक्का मारती हैं मिल के डायफ्राम के साथ, तब हवा बाहर निकलती है, सारी ले लेते हो आप खुद। राइट, एक्सेलेशन में डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है तो आपकी हवा बाहर निकल जाती है। आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो लंग्स जो हैं वो आपके एरिया में बढ़ जाएंगे और हवा अंदर आ जाएगी। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स है, इसको छोड़ देगा। जैसे ही ये छोड़ेगा वैसे ही हवा जो है वो सारी बाहर चली जाएगी। सिंपल इतना सा प्रोसेस है, इसको आपको याद रखना है। राइट, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, डायाफ्राम ऐसे खींच रहा है, अंदर आ रही है हवा, ऐसा बाहर जा रहा है, देन खींच रहा है, देन बाहर जा रहा है। सिंपल इतना सा है। राइट, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग आप जब भी करोगे तो आपका पेट थोड़ा सा ऊपर उठेगा, पेट थोड़ा सा ऊपर उठेगा, देन उसके बाद पेट अंदर चला जाएगा जब आप एक्सेल करोगे। छोटे बच्चे जितने भी होते हैं, आप सीधे लेटे हो पीठ के बल, आप उनको सांस लेते देखो, बिल्कुल नेचुरल अंदाज में सांस लेते हैं, है नहीं? आप देखोगे उनका पहले पेट ऊपर उठेगा, फिर सीना ऊपर उठेगा बीच का, और फिर ये क्लेविकल वाला ये हल्का सा ऊपर उठेगा। फिर जब एक्सेल करेंगे तो पहले ये डाउन होगा, फिर बीच वाला डाउन होगा, और फिर डायफ्राम साथ में डाउन होगा। सोते टाइम ऐसे कर सकते। असल में सांस, हम और आप सांसें जो है ये भी हम समाज के प्रेशर में लेते हैं। अब एक कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, अब सांस ऐसी लेंगे तो पेट ऐसा हो जाएगा, तो पेट ऐसा हो जाएगा तो शर्ट ऐसी हो जाएगी। अब है ना समाज का प्रेशर, तो ध्यान बंद लगा के ऐसे, अब तारिक साहब ने ऐसे कर लिया, आपने तोन ना दिखे, सही है ना? तो हम जो है वो सोसाइटी के प्रेशर में सांस भी अपनी ऊपर नीचे करते रहते हैं, किसी तरीके से स्मार्ट दिख जाएं। पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मगर दिख जाएं, तो उसके लिए हम सांसों को भी ऊपर नीचे करते रहते हैं अपने। राइट, सोते पे आप नेचुरल कंडीशन में होते हैं। सोते पे तब जब आप सोते हुए बनते नहीं हैं, आप सो जाते हैं, मतलब आप मर जाते हैं। जिस वक्त आप मर जाते हैं तब आप नेचुरल कंडीशन में सांस ले रहे होते हैं, तब आपका पेट ऐसे ही ऐसे, राइट, तब आप ऐसे चलेंगे। तो ये डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होती है। ये मसल्स हैं सीने के साथ में लगी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। एब्डोमिनल मसल्स हमारी कुछ तो हॉरिजेंटल होती हैं, फ्लैट होती हैं, दिख रहे हैं ना? ये सबकी ऐसे ही हैं, सबके मसल्स तो ऐसे ही हैं। अब इन मसल्स को जो ग्रो कर ले, जितना मेल फीमेल सबके पास यही है, स्ट्रक्चर सबका यही है, क्योंकि बॉडी को काम तो एक से ही करने ना सारा। तो कुछ तो हॉरिजेंटल होंगी और कुछ जो है वो वर्टिकल होंगी। मैं वर्टिकल वाले आपको अलग से दिखाता हूँ। राइट,
एब्डोमिनल मसल्स हमेशा हैवी ब्रीदिंग में काम आएंगी, या आपको ज़ोर से बोलना हो, मैं लगातार इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मेरी एब्डोमिनल मसल्स से मैं प्रेशर मारूंगा तब उतनी हवा बाहर निकलेगी, तो वॉइस बॉक्स की मसल्स ऐसे ऐसे ऑल्टर करेंगी, तब उतने वॉल्यूम पे आवाज़ निकल पाएगी कि पीछे तक चली जाए आवाज़। ठीक है, राइट। यहाँ आप देख सकते हो, देखो ये हॉरिजेंटल सब है ना, फाइबर्स, ये फाइबर है, ये मसल फाइबर्स हैं, ऐसा है, मसल्स हमारी फाइबर्स में होती हैं, ऐसा अरेंजमेंट है, रेशे, तो ये जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं, अगर ये ऐसे हो जाएं तो ये वर्टिकल हैं। अब आप देखो कुछ तो ये वर्टिकल हैं, देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये कुछ हैं ये हॉरिजेंटल हैं, सब जितने भी हैं ये सारे, तो इनके अलग अलग नाम हैं। इन दो मसल्स के बीच में एक लाइन है जिसको लीनिया एल्बा बोलते हैं, राइट। रेक्टस एब्डोमिनिस, ये जो मसल्स हैं, सिक्स पैक्स जिनको दिखाई जाते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, उनको रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स के नाम हैं जो आपके हैवी ब्रीदिंग में, आपके जो है रेस्पिरेशन में काम आते हैं, राइट। ये सब आपके जो है वो मसल्स के डिफरेंट मसल्स के नाम हैं। ये अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है, राइट। इसमें कोई सवाल हो आप लोगों को तो बता दीजिए। एनाटॉमी के सर जो नोट्स बनाने हैं सर, वो जितनी भी अपनी स्लाइड्स जो आपने दे रखी हैं वही एज इट इज उतारने हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे यार उनको अगर एज इट इज़ उतारोगे तो फ़ायदा क्या। मैंने यही तो कहा ना आप लोगों से, अगर ये तो है ही मौजूद, आपको अपनी समझ वहाँ बतानी है कॉपी में कि आपने नोट्स तो हैं ही, वो उनको एज ए यहाँ चिपका दो, तो लिखने से अच्छा है कि उसी को प्रिंट निकाल के यहाँ चिपका लो, फ़ायदा क्या होगा उससे। आप अपनी समझ, आपने उसका, अब एक एक पॉइंट है ना हर चीज़ का, किसी स्लाइड पे हम लोग कम टाइम लगा रहे हैं, किसी स्लाइड पे हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो आपने क्या समझा वो समझ आपको अपनी पूरी लिखनी है उसमें। नोट्स बनाना, जैसे नोट्स बनाते हैं। तो सर एज इट इज उतारेंगे, इसमें तो मटेरियल बहुत कम है, फ़ायदा क्या, पेपर में ज़्यादा लिखना होगा तो पेपर में तो आपको, वही मैं कह रहा हूँ, तो आपको तो आपके पास 3 तरह के नोट्स जा रहे हैं ना, आपके पास प्रेजेंटेशन जा रहा है और आपके पास वर्बल डिस्कशन जा रहा है, ये दो तो अभी जा ही रहे हैं। ये वाले पार्ट को मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी हैवी काम है एडिटिंग का, है नहीं, तो एडिटिंग में टाइम लगेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास 2 तरह के नोट्स तो हैं ही, वर्बल डिस्कशन प्लस ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्लस आपकी अपनी याददाश्त। आपकी याददाश्त भी तो है ना, मेमोरी भी तो है, वो भी तो कुछ काम करेगी ना, क्या क्या क्लास में डिस्कस हो गया था, वो सारी चीज़ें, उसके आप नोट्स बना लो सब। नोट्स कब तक? मंडे को कॉपी जमा करनी, फर्स्ट टू फोर्थ सर, मतलब 4 लेक्चर्स के 5 जितने भी आज तक के हो गए, आज तक का जितना हो गया। संडे को भी होगी क्लास? नहीं, संडे को नहीं होगी, कल तो है ना, नो क्लास। इंस्पिरेटरी होगा कि नहीं होगा, इंस्पिरेटरी होगा लेकिन डिफेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को उठाने का काम ऊपर इस बाइसेप्स मसल का होता है, ठीक है। अच्छा, ये बाइसेप मसल जो है वो किसी तरह से, किसी वजह से ख़राब हो जाए, चोट लग जाए, टूट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, रबर बैंड ही तो है, राइट, तो क्या ये हाथ तब भी नहीं उठेगा? उठेगा, मगर डिफेक्टिव अंदाज में उठेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके उठेगा, ऐसे करके उठेगा, बहुत एफर्ट लगाने, बड़ी ताकत लगानी तब उठ जाएगा। तो ऐसे ही आपके इसके साथ होगा। डायफ्राम के साथ आप जितनी भी सांस ले रहे हो वो इनवॉलेंट्री लेवल पे ले रहे हो, आपको सोचना समझना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर डायफ्राम ख़राब हो गया तो फिर आपको सोच सोच के सांस लेनी पड़ेगी, तकलीफ़ के साथ सांस लेनी पड़ेगी। गले की एक ये मसल होती है, दिख रही है ना, ये मसल साइड की मसल, इसको स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड कहते हैं। ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से आपको खींचना पड़ेगी सांस। मतलब आपने देखा ना एज़मा के पेशेंट्स जैसे सांस खींचते हैं, उस वक्त देखो तो उनकी ये दोनों मसल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आगे निकल आती हैं। वजह क्या होती है कि वो इससे सांस खींच रहे होते हैं, क्योंकि अंदर की मसल्स काम नहीं कर रही हैं। तो डायफ्राम ख़राब हो गया तो फिर आपको दूसरी मसल्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो आम तौर से नहीं होती इस्तेमाल।
उसमें फिर आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। अभी आप मिनिमल एनर्जी पे इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कर रहे हो अभी आप। जी, और कोई सवाल आप लोगों का? क्या चीज़? राइट, आपका जो राइट साइड है ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इधर की तरफ स्टमक लगा हुआ है, इधर की तरफ स्टमक लगा हुआ है। इधर जो है वो सिर्फ आते हैं, इधर स्टमक भी है, आते भी हैं पूरे पेट में। इधर जो है स्टमक नहीं है तो वो प्रेशर नहीं मार रहा, बचपने से उसने मतलब माँ के पेट से प्रेशर नहीं मारा उसने, जिसकी वजह से प्रेशर मारा है तो ये एक हल्का छोटा रह गया। और सबके साथ ऐसे ही। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का पेट इधर लग गया हो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप मेडिकल हिस्ट्री में जाके देखो, नेट आपके पास मौजूद है, हो सकता है किसी का पेट इधर हो सकता है। मैं कहूँ बिरले होता हो, बिरले समझते हैं? हो सकता है बिरले होता हो, लाखों करोड़ों में किसी एक का होता हो गया इधर तो हो गया है, तो क्या समाज से बाहर निकाल दोगे उसे अपने? तो उस 2 हार्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, ह्यूमन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका अगर इधर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हो गया पेट, तो फिर उसका ये सवाल है लंग साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फॉर एवरेज पॉपुलेशन, मतलब 99.9% सबका राइट साइड का लंग्स का साइज बड़ा होगा और लेफ्ट वाला छोटा होगा। वजह उसकी कि इधर पेट है और आते हैं, इधर सिर्फ आते हैं, पेट नहीं है, जिसकी वजह से कोई रुकावट नहीं है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पैदा होने के बाद हुआ है ऐसा, ये माँ के पेट से हमने और आपने ऐसे ही सब लोग लेकर के, ये जेनेटिक कोड ऐसे ही लेके आए हैं हम सब लोग। जी, और बताएं जी।